आपके टेस्ट सीरीज में जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दिया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है। करेक्ट। एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है ऐसी महिलाओं के लिए अप्लाई किया जाता है जिनका फैलोपियन ट्यूब खराब हो चुका है, या फिर ऐसे मेल वर्जन जिनके अंदर शुक्राणुओं की कमी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनके अंदर अंडों का निर्माण कम हो रहा हो, तो इनके लिए जैव प्रौद्योगिकी में ART टेक्नोलॉजी एक इस्तेमाल की जाती है। इसका पूरा नाम है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका IVF आता है, दूसरा सैरोगेसी आती है, थर्ड है आपका माइटोकॉन्ड्रियल DNA टेक्नोलॉजी आती है, और डिजाइनर बेबी। ये सब ART टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो इसी ART टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका क्वेश्चन है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अगर हम हिंदी नाम देखें तो इसको हम बोलते हैं कृत्रिम परवेशी निषेचन। यानी सीधा सा इसका मतलब होता है ऐसी निषेचन प्रक्रिया जो महिला के शरीर के बाहर कराई जाती है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और इस तकनीकी से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। करेक्ट। अब आते हैं इन विट्रो पे। इट रिफर्स टू आर्टिफिशियल मेथड फॉर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ए ह्यूमन बॉडी, दैट इज करेक्ट, जो भी बताया। बिसाइड्स बॉर्न थ्रू द मेथड आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, बिल्कुल करेक्ट। इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ मल्टीपल बर्थ एज देयर ओनली वन एम्ब्रियो इंसर्टेड। थोड़ा सा इसमें डाउट। अब थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, इसमें होता क्या है कि जब हम एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी, एक्चुअली जो IVF टेक्नोलॉजी होती है ये फीमेल का आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। तो जो फर्टिलाइज एग होता है, जो टेस्ट ट्यूब में हम जिसको फर्टिलाइज कर देते हैं, उसको इसी फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करके देन ये फिर एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि इनका रिस्क कम हो, सक्सेस रेट ज्यादा हो, इसलिए वो एक से ज्यादा एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं। करेक्ट। तो जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जुड़वा बच्चे या 3 बच्चे या ट्विंस बेबी के पैदा होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। करेक्ट। तो इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ मल्टीपल बर्थ एज देयर इज ओनली वन एम्ब्रियो इंसर्टेड। ये टोटली क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ओनली 1 and 2। देन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट किधर से आएगा? में साइंस टेक का दूसरा क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 5 पे। उस पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। अब सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम क्या होता है? जैसे आजकल आप जान रहे हैं कोरोना फैल रहा है, सबको पता है, सब एक नाम रटे हुए हैं। COVID-19, कोरोना वायरस 90। तो जो सार्स डिजीज है, सार्स है, मर्स है, या फिर COVID-19 है वगैरह, ये सब एक वायरल डिजीज हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है। क्लियर? तो ऐसे वायरस जो ह्यूमन से, ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वायरस जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? जूनोटिक वायरस। क्लियर? तो जो सार्स वायरस है, सार्स वायरस भी एक जूनोटिक वायरस है जो संभवतः चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है। सबसे पहले इसको 2002 में एशिया में देखा गया। नियर अबाउट 200 लोगों की इसमें डेथ भी हुई थी
और 3500 से लोग संक्रमित हुए थे ज़्यादा। तो जो सार्स वायरस है वो एक प्रकार का कैसा है, जूनोटिक वायरस है। देन सेकेंड, मदर टू इन्फेंट ट्रांसमिशन हैज नॉट एट बीन ऑब्जर्व इन इट। क्लियर? ये देखा गया है कि ये जो डिजीज ट्रांसमिट होता है एनिमल से, जब ट्रांसमिट होता है, सॉरी, एनिमल से जब ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है तो ये मां से बच्चों में ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है, और न ही संक्रमित मां से बच्चों में ये ट्रांसमिट हो पाता है। तो इस वजह से इसका दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, सॉरी करेक्ट हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, बोथ ए एंड बी, करेक्ट। अब ये जो देखिए, एक तरफ हम लिख रहे हैं डिजीज और दूसरा हम लिख रहे हैं वायरस। तो जैसे अगर हम बात करें डिजीज सार्स, ठीक, तो इसका वायरस का भी नाम था आपका सार्स 1। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड का बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण है, क्योंकि सार्स जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये डिजीज भी एक कोरोना वायरस के द्वारा फैलती है। और कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, आप लोग न्यूज़पेपर में बहुत सारे पढ़ते भी होंगे। तो चाहे सार्स डिजीज हो या मर्स हो, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो, या फिर आपका कोविड-19 हो, ये सब के सब कोरोना वायरस के प्रकार हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं। और इसका जो अभी रिसेंटली आया था इसका इन्वेंशन, तो ये संभवतः चमगादड़ों से मनुष्यों में पहुंचा है। चमगादड़ से ये पेंगोलिन में, ऐसा माना जाता है कि ये बिल्लियों से चमगादड़ में पहुंचा, चमगादड़ से बिल्लियों में, देन बिल्लियों से पेंगोलिन में, और पेंगोलिन से देन फिर ह्यूमन में पैसा। और इस समय आप जानते हैं कि कोविड-19 जो है ये पूरी तरीके से एक पेंडेमिक डिजीज बन चुकी है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। तो ये कोविड-19 डिजीज भी एक तरीके से कोरोना वायरस के द्वारा ही संक्रमित है, और सार्स डिजीज भी एक तरीके से कोरोना वायरस के द्वारा ही संक्रमित है। तो इसका जो आंसर होगा वो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं हाइसिस। बड़ा चर्चित नाम है, और ये इसरो की एक बहुत बड़ी, एक तरीके से हम कहते हैं कि सक्सेस था कि इसरो ने हाइसिस सैटेलाइट को लॉन्च किया था 2018 में अपने बहुचर्चित यान, जिसका नाम है PSLV C-43 से। यह PSLV का 45वां 45 अभियान था। तो PSLV C-43 जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इससे अक्टूबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और इस हाइसिस सैटेलाइट के साथ साथ 30 अन्य उपग्रहों को, जो 8 देशों के थे, जिसमें से 23 उपग्रह आपके अमेरिका के थे, लॉन्च किए गए थे। और इस हाइसिस सैटेलाइट में एक चिप लगाई गई थी जिसका नाम है ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरी। ये एक चिप था जिसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा बनाया गया था। अब दूसरी चीज कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऐसा चिप है, ये ऐसे सैटेलाइट कैमरे हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन, शॉर्ट वेव चाहे लॉन्ग वेव हो, ये पृथ्वी का पूरी तरीके से अवलोकन करते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी बात नहीं कि पहली बार इसको लॉन्च किया गया था। 2008 में इस हाइसिस का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट का जो नाम था उसको हम बोलते हैं IMS फर्स्ट। IMS फर्स्ट में इस हाइसिस कैमरे वाले चिप का केवल एक्सपेरिमेंट किया गया था, कहीं यूज नहीं किया गया था। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो 2008 में हम लोगों ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया, चंद्रयान फर्स्ट में भी इसी कैमरे का इस्तेमाल हुआ था, हाइसिस कैमरे का। और ये जो चंद्रयान फर्स्ट था, आप जानते ही हैं
कि चंद्रमा की सतह की तस्वीर लिया, वहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में अपनी जानकारी दी, और उसके साथ साथ चंद्रमा के सतह के निचले स्तर पर जल की मौजूदगी है कि नहीं इसकी भी उसने पुष्टि की, जिसके बाद फिर नासा के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इट हेल्प स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस विजिबल इन नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, दैट इज करेक्ट। सेकेंड, इट यूज ए चिप कॉल्ड ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर एरी विच हैज बीन डेवलप्ड बाय नासा, नो। यानी इसको किसने डेवलप किया था? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के द्वारा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सेकंड जो है आपका गलत होगा। तो इसके बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनली वन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पीएसएलवी के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये इसरो का सबसे चहेता यान है। 4 चरणों वाला ये रॉकेट इंजन होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में आपका सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल भरे जाते हैं, जिसको अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए। इसके साथ साथ इस पीएसएलवी की इतनी उपयोगिता है कि ये पोलर ऑर्बिट में नियर अबाउट 600 से 800 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। इसके साथ साथ ये लंबी दूरी के अभियानों में भी अपना पूरा सक्सेस दिखाया है, जैसे चंद्रयान फर्स्ट, और अभी आप लोग हाल ही में देखा चंद्रयान सेकंड जो सक्सेसफुली रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास है तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष शोध कार्यक्रम के लिए 3 यात्रियों को लेकर उड़ा। उसमें से एक अंतरिक्षयात्री के पास एक सैंडविच है जिसका तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब यात्री अंतरिक्ष में मानव भ्रमण हेतु बाहर निकलता है तो वह अपने साथ गर्म सैंडविच को लेकर आता है। इस सैंडविच का अंतरिक्ष में तापमान क्या होगा? ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम लोगों का जो जवाब होगा हम जान रहे हैं, वो सीधे बोल दिए होंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी होगी। ठीक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होना चाहिए कि ताप का अनुभव हम कैसे करते हैं। अंतरिक्ष में आप कल्पना करिए कि एक तरफ सूर्य है और एक तरफ पृथ्वी है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है, जो हीट पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी गर्म होती है लेकिन इसके बीच में ठंडा है। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष का टेम्परेचर 2.7 केल्विन है। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, यानी कितना? बहुत ठंडा। ऐसा क्यों? और इस ठंडे के पन के कारण आप लोगों ने आंसर मैक्सिमम लोगों ने लगाया होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, ताप का अनुभव हम तब करते हैं जब हीट अणु और परमाणुओं के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जैसा कि स्पेस में बिल्कुल नहीं है। स्पेस में कोई पिंड है, कोई बड़ा पिंड है, कुछ भी है, वो गर्म हो सकता है लेकिन उसके चारों तरफ फिर ठंडा होगा, क्योंकि वायु वहां पे है ही नहीं है, वायुमंडल है नहीं। और जो मॉलिक्यूल थोड़े बहुत हैं वो इतने रेयर हैं कि वो हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, और जब हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो हीट को वो रिपेल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां टेम्परेचर तो ज्यादा हो सकता है लेकिन आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यानी इसका सिंपल सा रीजन है कि अणुओं और परमाणुओं की अनुपस्थिति के कारण वहां पे टेम्परेचर महसूस, गर्मी नहीं होती, इसलिए वहां पे क्या होती है? ठंडी होती है। और जैसे आप लोग अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो पता है, किसी चीज में अगर आप हीट डालते हो तो वो गर्म होती है, अगर किसी चीज से हीट निकलती है तो वो ठंडी होती है। करेक्ट? तो अब इस सैंडविच को इन लोगों ने ले गया 20 अंश सेंटीग्रेड पे, तो चूंकि वहां पे किसी भी प्रकार का संचरण हो नहीं रहा है, कंडक्शन हो नहीं रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? एज इट इज। तो
तो जैसा टेम्परेचर वो ले गए वैसा ही टेम्परेचर उनका रहेगा। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्क्राइब फिनोटाइप समटाइम्स इन द न्यूज। दो चीजें आप देखिएगा, किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। पहली चीज, एक होता है आपका फिनोटाइप, देन नेक्स्ट होता है जीनोटाइप। दो कैरेक्टर, जेनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मेंडल्स के जो नियम थे, मेंडल साहब ने बताया था फिनोटिपिक कैरेक्टर एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर, करेक्ट। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी भी एनिमल्स का बाह्य रूपरेखा, लंबाई, चौड़ाई, उसका कलर, उसके आंखों का रंग वगैरह, तो ये सब किस में डिफाइन की जाती है, फिनोटाइप कैरेक्टर में। दूसरा जीनोटाइप कैरेक्टर, जैसे इसमें टर्म आया है जीनोटिपिक कैरेक्टर। जीनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, जीन। जीन का मतलब डीएनए। डीएनए से रिलेटेड जितने कैरेक्टर हैं, जीन से रिलेटेड जितने कैरेक्टर हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जीनोटाइप में। अब आपका क्वेश्चन है बेस्ट डिस्क्राइब फिनोटाइप्स। अब आप देखिए, पहले ऑप्शन में आया है डीएनए, बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये किस में जाएगा, जीनोटाइप में। एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, सीधे कहां जाएगा, जीनोटाइप में। देन इंडिविजुअल ऑब्जर्व ट्रेट्स सच एट हाइट, आई, कलर एंड ब्लड टाइप्स, दैट इज फिनोटाइप। फोर्थ में आते हैं, इट रिफर टू स्पेशल कॉल दैट हैव द एबिलिटी डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल्स टाइप, कहां गया, जीनोटाइप। सेल की बात है ना, सूक्ष्म की बात है। तो जो आपको एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपको आंखों से दिख रहा है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर है, और जो आंखों से नहीं दिख रहा है वो जीनोटिपिक कैरेक्टर है। सिंपल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा कौन सा, सी, करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, वहां पे भी आपका प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, सैंडबॉक्स। और थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा भी लग रहा होगा कि सैंडबॉक्स है क्या। एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं सरकार तमाम प्रकार की बहुत कोशिश कर रही है कि आपका जो डाटा हो वो कहीं से लीक ना हो पाए, आपका डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो इसी के अंतर्गत आती है आपकी एक सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी। इस सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, यह मतलब एक ऐसी तकनीकी है जिसमें अलग अलग किसी भी प्रकार का कोई भी आपका संदिग्ध फाइल हो, यूआरएल हो, चाहे ईमेल पे हो, चाहे कहीं भी हो, ये टेक्नोलॉजी उसको डिटेक्ट करके तुरंत समाप्त करती है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनेबल टेस्टिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट फाइल विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म विच आर रन, यानी आपके सिस्टम को किसी भी तरीके से अफेक्ट किए बिना ही इस सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी द्वारा जो भी किसी भी प्रकार का वायरस आ जाएगा उसको क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा। ठीक। सेकेंड, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीवियसली अनसीन न्यू सिक्योरिटी थ्रेट मेलवेयर। अब ये जो सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी है, ये किसी भी प्रकार का, ये क्या करती है ना, आपके सिस्टम में एक ऐसी लेयर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं जीरो डे टेक्नोलॉजी। अब इस लेयर के थ्रू जितने भी मेलवेयर आपके सिस्टम में आते हैं उसको तुरंत डिटेक्ट करके वो क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। जैसे आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालते हैं, ठीक है, तो एंटीवायरस क्या करता है कि किसी भी दूसरे मेलवेयर के आने के बाद उसको जब वो वर्किंग करने लगती है तब वो डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसको तुरंत पहचान के रीड करके वहीं पे क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इट डिफेक्ट्स मेलवेयर प्रोडक्टिव अनलाइट रेजिस्टेंट सिक्योरिटी मेजर विच आर रिएक्टिविटी टू मेलवेयर विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन और करेक्ट। तो इसका ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि दिखाया कि डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन, किसी भी प्रकार के प्रोटेक्शन पे ये काम करती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड, करेक्ट। तो साइंस टेक में आपका इतना ही क्वेश्चन था, नियर अबाउट आपके साइंस टेक में 5 से 7 क्वेश्चन थे। और अगर आपको साइंस टेक में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्व किए जाएंगे। थोड़ा आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।